बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, खुश हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और ख़ुशी की तो बात है, कल जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, क्या उम्दा परफॉर्मेंस थी। स्पेशली आसिफ अली की बात करें तो उनकी जो लास्ट उनका जो ओवर था जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए और 7 गेंदों पर 25 रन्स बनाकर पाकिस्तान को जितवा दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान को जितवाया बल्कि पूरी कौम के उन्होंने दिल भी जीत लिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना ली। भारत न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी मात दे दी और ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन्स का हदफ 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। बहुत खुशी की बात है, मुसलसल हैट्रिक हो गई है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले और तीनों जीते। इसकी खुशी भी हम मनाएंगे, लेकिन एक अलग सेगमेंट में। सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ, नज़र डालते हैं कि आज किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों की फतूहात की हैट्रिक, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। महकमा खुराक सिंध ने सरकारी गोदामों से 8 अरब मालियत की 16 लाख टन गंदम गायब होने का सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया। गैस बहरान फिर सर उठाने लगा, सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान। ग्रीन लाइन बसें आइंदा माह शहर कायद की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद रियाज साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खुश हैं? खुश तो सारा पाकिस्तान खुश है। बहुत कम जगहों से तो अच्छी खबरें आती हैं। जी, बहुत खुश है। जश्न का समा है। जिस तरह हमने कल मैच देखा, एक वक्त था कि थोड़ा सा मैच ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, लेकिन आसिफ अली क्योंकि विकेट पर जो उस पे है मौजूद थे, मैदान में मौजूद थे, तो आसरा था कि वो कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, जैसा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने किया और पाकिस्तान को जितवाया। और कल भी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ क्या उम्दा इनिंग खेली है। क्या कहेंगे ओवरऑल मैच की सूरत हाल? पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, जबकि इस टीम को क्रिटिसाइज भी कहा जा रहा था। हमारे अपने ही पाकिस्तानी कह रहे थे कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो भारत की टीम जो है बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जो है वो इनिंग्स की शिकस्त दी, वो बिल्कुल तारीख साज फतह थी। और विराट कोहली 11 जो है उन्होंने खुद एतराफ़ किया पोस्ट मैच में कि हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान में आउट क्लास कर दिया। उसके बाद दूसरा मैच जो था वो भी इंतहाई अहम था और उससे पूरे पाकिस्तानियों की एक जज्बाती लगाव इस वजह से हो गया था कि न्यूजीलैंड जो है उसने पाकिस्तान आकर अपना दौरा कैंसिल किया था सिक्योरिटी कंसर्न के बाइज, और वो वापस चले गए थे। पाकिस्तान ने उनको भी 5 विकेटों से शिकस्त दी। इन दोनों मैचों में खास बात ये थी कि बहुत कम होता है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग को प्रेफर किया था कि हम टारगेट को चेज करेंगे। जब तीसरा मैच कल खेला गया तो ये जितने क्रिकेट के नकाद हैं वो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम बड़ी सख्त टीम है। उनका जो स्पिनर्स हैं, गुलाम नबी हो गए, राशिद हो गए, वो बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं, और हजरत जाज़ई जो हैं उनकी बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है, इसलिए कि UAE उनका होम ग्राउंड है। अफगानिस्तान में क्रिकेट इतनी नहीं होती, वो अपनी तमाम क्रिकेट जो है वो UAE में खेल रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि कुछ भी इसमें हो सकता है। कल ये हुआ कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने खुद बैटिंग कर ली, तो पाकिस्तान का एक तसलसल जो है वो पहले बॉलिंग करने का वो कायम रहा। उन्होंने रन्स का टारगेट दिया, जिसके कल ये कि बॉलिंग बहुत अच्छी की अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान एक वक्त लग रहा था, लेकिन आसिफ अली की सूरत में आपको लोअर मिडिल के अंदर एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है कि जो तेज़ हिटिंग कर सकता है जिस वक्त की ज़रूरत होती है। जिस वक्त आप 15-16 ओवर में पहुंचते हैं, उस वक्त आपके पास कोई वैसा बैट्समैन नहीं था जो कि कम्प्रीहेंसिव मुकम्मल शॉट्स खेल सके। उसमें यह था कि कभी शादाब खान ने खेल लिया, इमाद वसीम ने खेल लिया, हसन अली भी खेल लेते थे, लेकिन 2 मैचेस अगर हम देखेंगे, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, ये कल आसिफ अली ने कोई प्रेशर नहीं लिया, और जिस तरीके से उन्होंने 7 बॉलों पर जो है वो 25 रन किए, जिनमें 4 चौके एक ही ओवर में उन्होंने मारे,
तो यही T20 की खूबसूरती है कि एक अगर आपको अच्छा ओवर मिल जाए और उसमें अगर आप स्कोर कर लें तो मैच आपके हाथ में आ जाता है। तो यकीनन कल कुछ पाकिस्तानी कैंप में घबराहट नज़र आई जब विकेटें एक के बाद दीगरे आपकी गिरी, लेकिन ये है कि फिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर आसिफ अली ने दूसरी दफ़ा जो है बहुत, और फिर आपके इस तरह के जो मैचेस होते हैं ये आपको सुपरस्टार बनने की तरफ लेके जाते हैं। जब आप इंडिया से जीतते हैं या वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंस करते हैं, सबसे अच्छी बात ये कि तकरीबन तमाम यंगस्टर 11 है जिनके पास एक लंबा कैरियर है। हफीज़ जो हैं, अगर हम उनकी बात करें, दूसरा मैच है कि वो 8-10 रन कर सकें, वो नहीं चल रहे, लेकिन शोएब मलिक बहैसियत सीनियर बहुत अच्छा चल रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो इस टीम के अंदर दो ही पुराने खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। बाकी टीम जो है वो अच्छी टीम है और अगले 8-10 साल तक अगर यही कॉम्बिनेशन रहे और ये लड़के रहें तो ये पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। इस वक्त तक तो पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम जो है वो सामने आई है। जी अच्छा महमूद साहब, नो डाउट कल का मैच हमने बहुत अच्छा खेला, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन अगर देखें तो बैटिंग के थोड़े से कंसर्न्स हमें उसकी तरफ हैं, क्योंकि बैटिंग जिस तरह से आसिफ अली ने तो हमें रेस्क्यू कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर मैच में इस तरह से हमें लास्ट मोमेंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था, और एकदम उन्होंने 25 रन बना लिए 7 गेंदों पे। तो कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं हमारी बैटिंग ऑर्डर में, या जो हमारे जैसे मोहम्मद हफीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या उनकी जगह किसी और को लेना चाहिए? किस तरह हम आने वाले, क्योंकि अब जो टीमें आएंगी सेमीफाइनल में जब हम जाते हैं तो हमारा मुकाबला बड़ी और अच्छी टीमों से होगा। न्यूजीलैंड और इंडिया भी थे, लेकिन जी को तो आप हरा चुके हैं, न्यूजीलैंड को भी आप हरा चुके हैं, आप इंडिया को भी हरा चुके हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसके अंदर बैटिंग ऑर्डर आपके तब्दील नहीं किए जा रहे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। हर टीम के अंदर अगर आपने ऊपर से 6 बैट्समैन लिए हुए हैं तो वो 6 के 6 नहीं चलते। स्कोर आपके मेजर 2-1 खिलाड़ी करते हैं, बाकी जो है अपना हिस्सा डालते हैं, 15-15, 20-20 रन भी डाले तो इस विकेट पे अगर कोई 150-160 रन कर लेता है यूएई में तो ये एक विनिंग स्कोर है। अच्छी बात ये कि आपका जो सीक्वेंस है आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। कल जैसा कि हमने देखा कि रिजवान नहीं चले तो उसके बाद ये कि फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग खेल दी, 50 रन फिर कर दी, और सबसे बड़ी बात ये कि एज ए कैप्टन एक कैलेंडर ईयर में विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया। बाबर आजम ने, उन्होंने 30 इनिंग्स के अंदर 1000 से ज़्यादा रन किए थे विराट कोहली ने, और बाबर आजम ने जो है वो 26 इनिंग में बहैसियत कप्तान एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन उन्होंने किए। तो यकीनन पाकिस्तान टीम के अंदर अगर आप इस तरीके की तब्दीलियाँ ना करें तो छठे नंबर पे जिस तरीके से हमने देखा है, 6-7वें नंबर पे आसिफ अली आ रहे हैं, तो आपकी बैटिंग लाइन है। हर आदमी अगर बीच में एक आध नहीं करता, लेकिन शुरू में जो आपको 30-40 रन की एक पार्टनरशिप मिल जाती है वो फिर आपकी बहुत अच्छी बुनियाद रख देती है कि जिसके ऊपर, हाँ ये है कि अभी तक पाकिस्तान टीम ने जो है वो टारगेट नहीं दिया है। तो अगले 2 मैचेस जो पाकिस्तान खेलेगा, नमीबिया के साथ खेलेगा और स्कॉटलैंड के साथ, तो उसमें ये हो सकता है कि आप अपनी बैटिंग को आजमा सकते हैं। अगर आप टॉस जीतते हैं कि आपको पहले बैटिंग करनी पड़े तो आपको अपनी एक मुकम्मल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बोर्ड के ऊपर कितना टारगेट अपोनेंट के लिए लगा सकते हैं। दूसरी जो एक अहम बात इस बड़े टूर्नामेंट में नज़र आ रही है कि टूर्नामेंट ख़त्म होने के करीब जा रहा है, पाकिस्तान तकरीबन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और इंडिया सिर्फ 1 मैच खेला है। और मतलब ये आईसीसी एक बहुत बड़ा पूरा एक वो है कि पूरा वर्ल्ड कप करा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं जो है वो भारत सरकार को नवाजने का प्रोग्राम होता है कि अभी तक 1 मैच खेला है सिर्फ, और दूसरा कोई मैच ही नहीं खेला है, जबकि टूर्नामेंट अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अच्छा। भारत के तमाम मैच जो है दुबई में रखे गए हैं। पाकिस्तान ने नमीबिया के साथ अगला मैच जो है वो शेख जायद खेलना है, अबू धाबी, उसके बाद शारजा में खेलना है। तो पाकिस्तान जो है वो तीनों सेंटर्स पे खेल रहा है, दुबई में भी खेल रहा है, शारजा में भी खेल रहा है और अबू धाबी के अंदर भी खेल रहा है। जबकि इंडिया के सारे मैचेस जो है वो दुबई में रखे गए हैं और अभी तक इंडिया ने सिर्फ 1 मैच खेला है पाकिस्तान के साथ, दूसरा मैच उन्होंने नहीं खेला। तो ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल वक्त दिया जा रहा है कि वो पॉइंट टेबल पे देख लें कि कौन सी टीम जो है कमजोर है, किसके कितने पॉइंट हैं, पॉइंट टेबल हमें एवरेज कितना चाहिए, तमाम चीजें कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो जो है मैदान में उतरे। तो ये बड़ा आईसीसी लोगों के, क्रिकेट के मुबसरीन से भी, क्रिकेटर से भी हमारी बात हुई, बड़े सीरियस कंसर्न है कि इस किस्म का शेड्यूल बनाया जाए कि तमाम टीमें एक साथ खेलें। अभी तक सबके सामने है कि पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका है और इंडिया ने सिर्फ 1 मैच खेला है पाकिस्तान के साथ अब तक।
सही सही। अच्छा, हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, जब हमने कल देखा तो 6 जब खिलाड़ी आउट हो गए थे अफगानिस्तान के, जब पाकिस्तान ने किए तो बड़ी अच्छी हमारी बॉलिंग रही। फिर लास्ट जो 3-4 ओवर्स थे उसमें पाकिस्तान के तो रन्स बहुत पड़े और दूसरा थोड़ी बॉलिंग भी, आपको लगता है कि कुछ फ्लॉस थे उसमें? नहीं, बॉल देखिए 20 ओवर की जो क्रिकेट होती है, एक तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसमें भी बड़ी साइंस होती है और बड़े सीनियर खिलाड़ी ये कहते हैं कि आप शुरू के जो 6-7 ओवर है, ज़ाहिर बात पावर प्ले होता है, आप उसके अंदर मार धाड़ कर रहे होते हैं, रन बना रहे होते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा होता। T20 में जो सबसे मुश्किल फेज होता है वो आपका होता है कि 9 ओवर से लेके 15 ओवर तक आपकी टीम कैसे खेलती है। 15 के बाद तो फिर आपको मारना है, चाहे आपके सामने कोई बॉलर है, कोई टीम है, आप उसमें रुक ही नहीं सकते। अगर आप रन चेस कर रहे हैं तो भी आपको मारना है, और अगर आप टारगेट सेट कर रहे हैं तो भी आपको मारना है कि बहुत बड़ा एक आपका टारगेट सेट हो जाए। तो ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि जो टीम जो है वो 9 ओवर से लेके 15 ओवर तक जो है वो एक अच्छा गेम प्लान करके खेलती है, तो वो अपनी फतह के करीब आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जो 2 मैचेस हैं स्कॉटलैंड के साथ और दूसरी एक और टीम नमीबिया, हाँ उसके साथ, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी जीतेंगे। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और बात करेंगे कराची के इलाके नाज़ाबाद की, जहां पर कल पेट्रोल पंप के करीब एक धमाका हमें देखने को नज़र आया। कहा जा रहा है कि गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक, 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। डिटेल जानेंगे इससे, इस वाक़े के हवाले से सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिपोर्टर हैं सिटी 21 के। जी सौलत जाफरी, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि धमाका किस नौइयत का था और क्या ये गैस की लीकेज के बायस धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज़िश्ता रात जो धमाका हुआ था पेट्रोल पंप पे नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके में, उसकी मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। धमाके के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो ये गुज़िश्ता रात 9:20 के ऊपर जो है वो ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 7 अफराद में 2 ख़वातीन भी हैं जिनको फौरी तिबी इमदाद फराहम करके घर रवाना कर दिया गया था, जबकि 3 की हालत जो है वो इस वक्त भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इस मुकाम के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक रूम बनाया गया है, इस रूम जो है वो कुछ गैस लीकेज थी। लीकेज के बायस एक स्पार्क हुआ। स्पार्क में जब आतिशगीर मवाद जो है वो निकला, उसकी इसी दौरान जो है वो धमाका हुआ है। इस रूम के बाहर जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ था शीशे का, उस शीशे का दरवाज़ा जो है वो फटा है और उसके बाद ये शीशे के जो पार्टिकल्स हैं वो तमाम तर जो यहाँ पे पेट्रोल पंप का आहता है इसमें फैल चुके थे। जिस वक्त यहाँ पे आवाम पेट्रोल डलवा रही थी, उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ, उसके बाद जो है वो कई अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और 4 अफराद जान की बाजी हार गए। इस वक्त भी पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो शीशा फैला हुआ है। छत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गिर चुकी है, जबकि बहुत वर्स्ट कंडीशन जो है वो इस वक्त पेट्रोल पंप की देखने में आ रही है। गुज़िश्ता रात DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब साहब, SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब समेत पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात थी। जिसके बाद जब हमने बात करी DIG वेस्ट से तो उनका ये कहना था कि वाक़या जो है वो बारूदी मवाद नहीं बल्कि गैस लीकेज का है, जिसके बायस धमाका हुआ। ताहम ये भी बताया गया है कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था वो यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद उन्होंने भी जाए वक़्वा का मुआयना किया और जाए वक़्वा से मिलने वाले तमाम तर नमूने जो हैं वो लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवा दिए गए हैं ताकि मालूम हो सके कि आया ये वाकई गैस ब्लास्ट था या फिर इसमें कोई तकरीबकारी या फिर कोई बारूदी मवाद भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम तर चीजें जो है वो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेंगी, जबकि इब्तिदाई रिपोर्ट जो जारी की गई है और पुलिस की जानिब से। हाल है क्या कंडीशन है, वो अब खतरे से बाहर हैं? आज बिल्कुल ज़ख्मी होने वाली जो 2 ख़वातीन थी उनको रात ही में तिबी इमदाद फराहम की गई थी और फराहम करने के बाद उनको घर रवाना कर दिया गया था, जबकि 3 अफराद जिनकी हालत जो है वो इंतहाई क्रिटिकल गुज़िश्ता रात भी जो है थी और अब तक जो है उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल बताई जाती है।
डॉक्टर यही कहते हैं कि जो मजीद जख्मी हैं उनको तिबी इमदाद फराहम करके घर रवाना कर दिया गया है, जबकि 3 जख्मियों को अब इस वक्त भी जो है वो तिबी इमदाद और सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि 4 अफराद जो है वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए थे, जिसमें पेट्रोल पंप का एक सिक्योरिटी गार्ड और दीगर जो लोग यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे थे उसमें वो लोग शामिल थे, जिनकी नमाज जनाजा आज जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर ज़ोहरैन के बाद जो है वो अदा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी आपका अपडेट लिए। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद थे। जी महमूद साहब, जैसे कि आपने देखा अभी के जो डिटेल्स भी बताई, पहले लग रहा था कि कोई धमाका हुआ है, लेकिन गैस की लीकेज की वजह से ये हादसा पेश आया, जिसमें 7 अफराद ज़ख्मी हैं, 4 जहाँ बहक भी हो चुके हैं। क्या इस हवाले के कौन ज़िम्मेदार है? क्या शहरियों में इतनी अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे भी जाकर लोग सिगरेट जला रहे होते हैं या इस तरह की जो जिससे एकदम धमाका हो सकता है, हालांकि वहाँ पर स्ट्रिक्टली मना है। या कभी हम देखते हैं कि गैस के सिलेंडर CNG सिलेंडर के फट जाते हैं, उनसे धमाका हो जाता है और कई लोग उसमें हलाक हो जाते हैं। पहले अगर हम देखें तो CNG स्टेशन पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए होते थे कि गाड़ी की हेडलाइट जलाना भी मना है जी, और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना भी मना है। जब इब्तदा में CNG आई उसके बाद अच्छे पंप्स में सब पे लगे होते हैं। हाईली फ्लेमेबल है जो CNG है, वो बहुत तेजी से आग पकड़ती है। हाँ। तो हेडलाइट भी कहते हैं कि आप गाड़ी की बंद कर दें। अच्छा। दूसरा ये कि आपने इंस्टॉलेशंस की भी हैं। हाँ। वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इदारा है जो महीने 2 महीने बाद जाए। हाँ। गाड़ियों के अंदर आपने कहा हुआ है कि जी हाइड्रोकार्बन से आप अपने सिलेंडर टेस्ट कराएंगे, इनकी सर्टिफिकेशन होगी, 6 माह बाद कोई चेक नहीं करता है। हाँ। ट्रैफिक पुलिस का काम अगर रह गया तो सिर्फ ये रह गया है कि वो मोटरसाइकिल वालों के पकड़ के चालान कर रहे होते हैं कि आप 2 बैठे हो 3 बैठे हो। और इसी वजह से कि अक्सर हम देखते हैं कि CNG स्टेशन पे जो धमाके होते हैं, हाँ। या जो धमाका तो हुआ, अब वो किसी और चीज का नहीं हुआ, गैस लीकेज का हुआ या हुआ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि वहाँ एयर कंडीशन लगा हुआ था, उसके अंदर कोई उसकी मेंटेनेंस तो करे, कोई उसकी चेकिंग तो करे, कोई इदारा हो जो बाकायदा मतलब और साफ सब जो है ये जहाँ पर हुआ है नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये गुंजान आबाद इलाका है। हाँ। और फिर किसी ने लाइसेंस दिए कि बिल्कुल शहरी पट्टी पे बंगलों के बीच उस इलाके में लाइन से CNG स्टेशन बने। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अभी तो ये इतना बड़ा धमाका नहीं था कि जो लोग इमीडिएट वहां पे मौजूद थे तो वो जहां बक हुए। अगर किसी बड़ी नौयत का धमाका होता है तो इसके इर्द गिर्द तो तमाम घर हैं, इसके साथ स्कूल्स हैं, ये कमर्शियल एरिया के अंदर दिए गए हैं। सिर्फ ये सिलसिला वहां से चलता है कि जब आप देखते हैं कोई इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किसको लाइसेंस दिए गए। इदारे मौजूद हैं कि जो जाके सेफ्टी चेकिंग करेंगे, वो करते नहीं हैं कि हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो प्रोडिकल जो चेकअप होना चाहिए अप्लायंसेस का और तमाम इंस्टॉलेशंस का वो नहीं होता, बस वो सर्टिफिकेशन इनको मिल जाती है। यकीन कुछ लोग अपनी जान से गए, उनके लिए बड़ी अफसोस है कि इस किस्म के वाकयात हुए, लेकिन ये कि इंतजामिया सोई भी होती है और जब हो जाता है तो फिर वो ढूंढा जाता है। तमाम इदारे किसी एक इंसान की गफलत की वजह से जो बेचारे दूसरे मासूम लोग हैं उनकी जाने का ज़िया हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है। जहरवत जैसा कि मैंने कहा कि CNG जो है वो बहुत ज़्यादा आतिशगीर वो होती है और हाईली फ्लेमेबल होती है कि इसके इर्द गिर्द तो जो टेक्निकल वो कहा गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाएं तो उसकी हेडलाइट्स ऑफ कर दें। इवन ये कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मतलब इस्तेमाल ना करें कि उसकी वेव से भी इसको हो सकता है। और उस पर यह कि आपके वहाँ पे गैस की लीकेज हो रही है, करंट के मामला सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के मामला सही नहीं है, हो सकता है कोई स्पार्क हुआ हो या AC के अंदर का आ जाए, तो ये तो इंसानी गलती है जिसका खमियाजा जो है वो फिर इंसानों ने भुगता है। सही। अच्छा महमूद साहब, इस तरह के हादसा को आइंदा रोकने के लिए क्या जो मुतालिका इदारे हैं या जो सूबाई हुकूमत है जहाँ जिस इलाके में ये ख़ास तौर पे वाक़या हो, उनको क्या इक़दाम लेने चाहिए या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स इसके जैसा कि मैंने कहा कि मौजूद हैं आपके पास, आपका कानून कहता है, आपकी गाड़ी रोड पे चलती है तो उसको चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन है वो चेक होगा। हाँ। जिस तरीके से आपने जगह जगह पानी के वो खोले हुए हैं तो लोग आके जो है वो PSQC वाले पानी के सैंपल्स लेके जाते हैं कि पानी के अंदर सही है। इसी तरह ये भी एक वो है, इदारे हैं जो कि इनको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आना चाहिए, मशीनरी का इनका चेकअप होना चाहिए कि किस हद तक चल चुकी है, क्या इसके अंदर है, इंस्टॉलेशंस कैसी हैं, फिर इसकी सर्टिफिकेशन हो। लेकिन यहाँ पे भी लग रहा होगा कि ऐसे के पैसे देके सर्टिफिकेट आप ले लेते होंगे। कुछ इदारे बहरहाल मौजूद हैं, ये तो SSGC को सुईएस को भी चाहिए, वही कनेक्शन दे रहे हैं ना यहाँ पर, उन्हीं के लग रहे हैं, तो उनके लोग आए,
एक बाकायदा माहाना बुनियादों पे या 2 महीने बाद पूरी इंस्टॉलेशन को चेक किया जाए, फिर उसको मेंटेन किया जाए, क्लियरेंस दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मजीद बात करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महमूद रियाज साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। और अब हम चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। एक तरफ हम सिंध के जो शहरी हैं वो बेचारे महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के जो गोदाम हैं वहाँ से लाखों टन गंदम गायब हो रही है। आपको बताएं कि 16 लाख टन गंदम गायब होने का जो सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया गया है, जिसकी जो लागत है वो है तकरीबन 8 अरब रुपए। महमूद साहब, ये क्या चल रहा है? 8 अरब रुपए जो कि 16 लाख टन गंदम है वो गायब हो गई है सिंध के गोदामों से। आवाम बेचारी महंगाई से परेशान है। जब वो आटा ख़रीदने जाती है, रोटी ख़रीदने जाती है, तो उससे इतने महंगे दामों वो ख़रीदना पड़ता है। और इतनी 16 लाख टन गंदम कहाँ गायब हो गई है? हो सकता है गायब ज़्यादा हुई हो, इन्होंने बताई 16 लाख टन हो। अच्छा, इससे डबल भी हो सकती है। बेचेंगे, मिली भगत हो सकती है। इतने बड़े पास्को के गोदाम है, वहाँ से कोई 1 किलो की बोरी थोड़ी होती है, 50 केजी की एक बोरी होती है। 16 लाख टन अगर इनके गंदम ले गए हैं, हाँ। और कितने वक्फे में लेके गए, बाकायदा ट्रक होता यही है कि मिली भगत से खुद चोरी करवा दी जाती है। जो इनके गोदाम है, कुछ गंदम जो है वहाँ पे पड़ी पड़ी सड़ जाती है। हुकूमत की नाअहली। चूहे तो वो चूहे भी फाइलों में होते हैं। अच्छा। वो चूहे जो होते हैं वो अजीब किस्म के चूहे होते हैं जो सिर्फ फाइलों में नजर आते हैं, हाँ। वो जमीन पे नहीं होते। और इतनी लाख वो लाख टन जो है पता नहीं कैसे चूहे हैं जो इतने लाखों टन गंदम खा जाते हैं। चोरी हो जाती है। अगर चोरी हुई तो आपकी नेग्लिजेंसी है, और अगर चूहे खा गए तो भी आपकी नेग्लिजेंसी है कि इतने बड़े ग़िज़ाई अजनास का वहाँ पे पूरा साल गंदम का जब सीजन आता है, पास्को या दीगर इदारे हैं, जब गंदम के सीजन के बाद गंदम को रखा जाता है, सरकारी गोदामों में रखा जाता है, फिर उसको कंट्रोल रेट के ऊपर मिल्स को दिया जाता है कि किसका कितना कोटा है, सरकारी निर्ख होता है, उसके लिए बाकायदा है। लेकिन हमने उन गोदामों को देखा है कि ना वहाँ पर कोई ऐसी वेंटिलेशन है, ना वहाँ पर कोई कीड़े मार दवाइयों का कोई स्प्रे किया जाता है, ना वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। बस 2-4 लोगों का एक महकमा, लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं और उसके अंदर रखा होता है। यकीनन बड़ी बात है कि चोरी हुई कहाँ गई, स्मगल भी हो सकती है, जो चोरी हुई ज़रूरी थोड़ी है। अच्छा महमूद साहब, सिंध हुकूमत की बात करें तो वो उनका एहतजाज भी चल रहा है मुल्क की महंगाई के ख़िलाफ़। और आटे की अगर बात करें, गंदम, तो आटे का सबसे महंगा इस वक्त आटा सिंध में मिल रहा है। पंजाब को आप कंपेयर कर लें और दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पर अगर 20 किलो का जो थैला है आटे का, यहाँ 1500 रुपये का है, वहाँ पर 1300 कुछ का है, इसी तरह 1350। और ये लोग महंगाई के ख़िलाफ़ तो एहतजाज करें, लेकिन कुछ चीज़ें तो इनके अपने हाथ में, जैसे गंदम अगर इस तरह से गायब हो रही है तो वो भी तो शॉर्टेज होगी, फिर महंगाई उसकी वजह बन रही है। यकीनन। और दूसरी बात यह है कि सिंध के अंदर फसल होती है, लेकिन ज़ाहिर बात उतनी नहीं होती कि जितनी पंजाब में होती होगी। लेकिन पंजाब की ये है कि आबादी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं कि सिंध के अंदर आबादी जो है वो पंजाब की निस्बतन कम है, और क्रॉप्स का जो एरिया है गंदम का वो भी यकीनन पंजाब के मुकाबले में कम है। लेकिन ये है कि यहाँ पर लोग, जैसे कराची है और एक बड़ी आबादी का शहर है, और यकीनन गंदम जो है उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर गंदम का ये है कि बड़े शहरों में ये होता है कि जो बेकरीज हैं और जो जिसे कहना चाहिए, जिसे ये आटे को जिसमें अपग्रेड किया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। अब किसी गांव देहात में तो इतना पास्ता नहीं खाया जाता इतना कराची में खाया जाता होगा। तो ये तमाम जो है वो आटे के अंदर, गंदम के अंदर ही वैल्यू एडिशन हो रहा होता है। कहीं के पास्ता बन रहा होता है और इसी गंदम में से सूजी निकाली जा रही होती है, मैदा निकाला जा रहा होता है। बेकरी के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसी गंदम से बढ़ रही होती है, जिसकी कंजम्पशन यकीनन बड़े शहरों में वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अच्छा महमूद साहब, ये जो एतराफ़ किया है सरकारी सतह पर 1 अरब की इतने लाख टन गंदम गायब हो गई, तो इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ गायब हुई, कौन जिम्मेदारान है इसके, किस तरह से चोरी हो गई, स्मगल हो गई? तो इसका सिर्फ अभी यही बताया गया कि एतराफ़ कर लिया। एतराफ़ करने से क्या होगा? मेरे ख्याल है अगर इन्वेस्टिगेशन हो कि कहाँ गई, उसके बाद रिजल्ट सामने आए तो वो ज़्यादा सही बात होगी। एतराफ़ के साथ ही वो कमेटी बना देते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, आवाम को पता चलता कि जी ये एतराफ़ के साथ ही ये कमेटी है जो तहकीकात करेगी कि गंदम कहाँ गई और किसने इसको गायब किया,
तो वो कमेटी अगर सामने आ जाए, चूंकि एक बहुत बड़ी बात है कि 16 लाख टन गंदम आपके सरकारी गोदामों से गायब हो जाए। अब ये मुख्तलिफ अरसे में यकीनन एक साथ तो नहीं हुई कि 16 लाख टन ले जाए। ये साल भर के अंदर जो फसल रखी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता करके ये गायब हुई है, और उसके बाद जो आपका एक पूरा बंच आया वो आपके सामने। बिल्कुल, मेरे ख्याल है एक कमेटी इसके लिए बनानी चाहिए और ख़ास तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहाँ गई, कैसे गायब हो गई, कौन इसका जिम्मेदार है, और फिर उसे सज़ा दें ताकि इस तरह के काम आइंदा ना हो सके। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएंगे कराची बोर्ड ने फाइनली एक लंबे ताख़ीर के बाद जो मैट्रिक के रिज़ल्ट्स हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। और इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, एक लंबी ताख़ीर के बाद हमने देखा कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे कि एडमिशन कब लें, रिज़ल्ट्स कब आएंगे। अब फाइनली वो रिज़ल्ट आ गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? यकीनन बड़े तवील अरसे से कराची के जो तालिब इल्म थे मैट्रिक का रिज़ल्ट के इंतज़ार में थे, इसलिए कि आपका पिछले 1-2 साल जिस तरीके से कोरोना में गुजरे हैं और बच्चों की तालीम हुई है, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर डिस्टर्ब हुई थी। और सबसे ज़्यादा अगर इसके अंदर कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है तो वो आपका निज़ाम तालीम, स्कूल के एजुकेशन और इम्तहान, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर बोर्ड के जो मामलात हैं वो भी आ जाते हैं। तो यकीनन एक अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आयत के मैट्रिक बोर्ड ने जो है मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। अब यह है कि अगला मरहला शुरू होगा और जो मैट्रिक पास बच्चे कर लेंगे वो फिर कॉलेजेस में दाखिले के लिए फिर दाखिला पॉलिसी और ये तमाम चीज़ों का इंतज़ार भी होगा। बिल्कुल, और बात करेंगे अब गैस के बहरान की। अभी सर्दियां आई नहीं हैं और गैस का बहरान जो है सर उठाने लगा है। और आपको बताते चलें कि 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशंस भी सिंध भर में बंद कर दिए गए हैं। अभी तो सीएनजी स्टेशंस बंद किए हैं और फिर महमूद साहब जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं हम देख रहे हैं गैस का बहरान सर उठा रहा है। अभी जो है वो सीएनजी स्टेशंस कल से बंद होंगे और उसके बाद जब हम घरेलू जो सार्फिन हैं उनकी बात कर रहे हैं तो गैस आती है लेकिन प्रेशर की कमी के बायस वो खाना नहीं बना सकती जो घरेलू ख़वातीन हैं, और इस तरह की है ये हमेशा से हो रहा है, मतलब कई सालों से ये प्रॉब्लम है। इसकी क्या वजूहात क्या है? इसकी वजूहात वही है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप दूसरों की तो बात करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खाना पकाने के लिए घर के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई। एक तो सरकारी जो गैस का कनेक्शन वो, उसके बाद एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है एलपीजी का। जब एलपीजी भी शॉर्ट हो जाती है तो फिर एक वो इलेक्ट्रिक का चूल्हा भी रखा हुआ है, प्लेट, इलेक्ट्रिक प्लेट भी रखी, वो उससे बिल ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल जो एक शहरी है वो फुटबॉल बना हुआ है। अब बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है, आवाम नहीं जानती कि जी आपकी सीएनजी नहीं आ रही, आपकी एलएनजी नहीं आ रही। सुबह में कराची के अक्सर इलाकों में गैस की शॉर्टेज होती है और सुबह का वक्त वो होता है और लोड शेडिंग भी हो जाती है, कहीं तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। सुबह का वक्त होता है कि हर आदमी घर में नाश्ता बनना होता है। नाश्ता भी मतलब 2-3 फेज में बनता है, जो सुबह 6:30-7 बजे से लेके फिर 9 बजे तक ये पीक आवर्स है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उसके बाद फिर अगली क्लासेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर ऑफिस जाना, फिर उसके बाद कारोबारी तबका है वो थोड़ा देर से जाता है। तो अगर आप देखें तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो है वो कराची के अंदर गैस जो है उसका प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। कुछ इलाकों में बहुत कम हो जाता है, कुछ इलाकों में बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके बाद फिर 11-12 बजे से वो गैस जो है वो दोबारा आना शुरू होती है कि जैसे जैसे प्रेशर बहाल होता है। तो यकीनन एसएचजीसी को इस तरफ देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, गैस की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, जिस तरीके से भी किया जाए। आवाम को इतने नहीं पता होता कि क्या प्लानिंग क्या है और रिसोर्सेज क्या है, वो उसको तो चीज़ चाहिए। और क्योंकि आवाम गैस के बिल्स भी भर रही है, बिजली है तो बिजली के बिल्स भर रही है, फिर उसके बाद भी उसको वो चीज़ मुयस्सर ना हो तो आवाम तो फिर ज़हनी तौर पे उसका शिकार होगी ना, ज़हनी अजियत का शिकार होगी। जी बिल्कुल, बिल पूरे आते हैं, गैस का भी बिल आता है आपका। ज़ाहिर बात सर्दियों में, अगर सर्दियों में सबसे बड़ी एक जो गीज़र होता है कि गीज़र चलना, इतना प्रेशर नहीं होता, लोगों के गीज़र नहीं चल पाते हैं। तो बिल्कुल इसको जो है हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए और जो इदारे हैं उनको इसकी देखना चाहिए कि गैस की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। सुनते तो हम हर कुछ अरसे बात है, ये फलां जगह गैस एक्सप्लोर हो गई है और इससे इतना, और नए कुछ मंसूबे जो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं वो भी अभी तक पाइपलाइन में है, उसका क्या सूरत हाल है, उस हवाले से बात करेंगे। वसीम इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी वसीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि सिंध भर के जो सीएनजी स्टेशन हैं उनको कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए इतवार कल से बंद कर दिया जाएगा, तो तमाम सीएनजी स्टेशंस बंद होंगे या कुछ इलाकों के सीएनजी स्टेशन बंद होंगे?
आज बिल्कुल ये सीएनजी सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। सीएनजी स्टेशन क्यों बंद किए जाएंगे, एसएचजीसी काम की जानिब से वजह नहीं बताई है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सीएनजी और जो एसएचजीसी के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एसएचजीसी के जो सिस्टम है वो लाइन पैक में शदीद प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके नतीजे में कराची समेत जो सीएनजी स्टेशन से सिंध भर के वो कल 24 घंटों के लिए पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। यकीनन आज का दिन जो है वो किसी हद तक लोगों के पास मौका है कि वो सीएनजी अपनी गाड़ियों में या फिर रिक्शों में डलवा सकें, लेकिन कल का दिन जो है वो शहरियों का जो है वो गलत जाएगा, क्योंकि इतवार वाले दिन लोगों की कोशिश ये होती है कि पूरा एक हफ़्ता जो होता है वो कामों में मसरूफ़ रहते हैं, थकावट होती है, तो लोगों की कोशिश होती है कि वो इतवार वाले दिन अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है या तो पिकनिक मनाने जाएँ या फिर अजीज़ व अकारिब के वहाँ जाएँ, नानी दादी के घर जाएँ। लेकिन होता यह है कि जब सीएनजी बंद होती है तो उनके तमाम तर जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और इस वजह से उनको इतवार वाले दिन भी जो है वो ज़हनी तौर पर सुकून नहीं मिल पाता। दूसरी जानब सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर होता है वो सीएनजी रिक्शा मुतासर होता है, क्योंकि उनका ज़रिया माश ही जो है वो सीएनजी रिक्शा है। इतवार वाले दिन हम देखते हैं कि सीएनजी रिक्शा वाले जो हैं वो मुख्तलिफ सड़कों पर नज़र आते हैं ताकि उनको कोई सवारी मिल जाए, कुछ पैसे कमाएँ और कुछ खाने पीने के लिए शाम में अपने घर वालों के लिए ले जाएँ, लेकिन उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि सीएनजी होती नहीं है, पेट्रोल पे वो चला नहीं सकते क्योंकि पेट्रोल भी महंगा होता है, इसके साथ साथ सीएनजी भी महंगी होने के बावजूद भी उन्हें दस्तयाब नहीं होती, तो इस वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। दूसरी जानब अगर हम बात करें जो माल बरदार गाड़ियाँ जो कि सीएनजी पे चलती हैं उनका भी जो जरिया माश है वो शदीद मुतासर होता है। सीएनजी बंद होने की वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर वो जो है वो किराए जो है बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सीएनजी के बहरान की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत सिंध की जानिब से पहले ही जो है वो आवाम को आगाह कर दिया गया है कि सर्दियाँ जैसी जैसी करीब आ रही होंगी, सर्दियों में जो है वो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, बहरान का सामना होगा। हम अब देख रहे हैं कि सर्दियों के आगाज़ से कबल ही हम ये देख रहे हैं कि अभी से जो है वो गैस का जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, अपडेट कर रहे थे हमें जी स्टेशन बंद होने के हवाले से। और जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं हम देख रहे हैं कि गैस का बहरान सर उठा रहा है और कहा जा रहा है कि आगे और भी ये जो बहरान है वो मज़ीद बढ़ सकता है। क्या कह सकते हैं, हम बात ही कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। जो हुक्मरान हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको ये सोचना चाहिए डिमांड सप्लाई का जो भी मसला है उसको फौरी तौर पर पूरा करने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे और आपको बताएंगे ये ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत जो 80 बसें कराची आई थी वो सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी ए 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे की। ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत जो बसें कराची आई थी वो कहा जा रहा है कि वो अगले माह जो है वो शहर कायद की सड़कों पर दौड़ेंगी। और एक खुशी की बात है, सुना तो जब 40 बसें आई थी तो कहा जा रहा था कि अक्टूबर के मन से वो 40 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें बसें दौड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। महमूद साहब से पूछ लेते हैं कि जो कहा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, वाकई दौड़ेंगी या मजीद इसको टाइम लगेगा? जी महमूद साहब। फिलहाल तो आवाम को दौड़ा रहे हैं, बसें तो पता नहीं कब दौड़ेंगी। हाँ। हम भी इंतजार में, हमें यकीन उस वक्त आएगा जब हम उस बस में बैठकर ऑफिस आएंगे या उस बस में बैठकर किसी बाजार में जाएंगे, तब हमें यकीन आएगा। अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि ये सब जो है ना आवाम को दौड़ा रहे हैं। 40 आ गई, 30 वहां रह गई, हाँ। अब इतनी पोर्ट पे फंस गई, अब उधर चले गए, अच्छा जी अब चाइनीज और करने चले गए। हाँ। अवाम के मंसूबों के लिए जब इतना वक्त लिया जाएगा, हाँ। कि कराची का बुनियादी मसला है, कराची की अवाम से जो भी वोट लेकर आता है उसके लिए बुनियादी मसला यहाँ पर बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट। हाँ। ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा मसला है, लेकिन इस हुकूमत के भी 3 साल गुजर गए हैं, इससे पिछली हुकूमतें भी ऐलान करती रही हैं, मगर कराची के नसीब में वो मास ट्रांजिट प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है। कहा जाता है जी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलेगी, ट्रेन भी चलेगी, ट्यूब भी चलेगी, सब चलेगा, लेकिन बस वो चल कुछ बिल्कुल महमूद साहब, अगर हम बात करें जो ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है वो अभी तक कहा जा रहा है कि अभी भी प्रॉपरली उसको मतलब पूरा सही नहीं हुआ है, अभी भी कुछ तजावुज़ात उसके ऊपर मौजूद हैं, घास और इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं। तो अगर हम ये कहें कि पहले अगर ये ट्रैक मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लिया जाता, इसकी मेंटेनेंस हो जाती, इसकी बहाली हो जाती, उसके बाद अगर बसेज आती तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, कराची के अंदर ऐसा नहीं कि आप सिस्टम नहीं चला सकते। कराची के अंदर हमने अपने बचपन में देखा है कि बाकायदा KRTC का महकमा होता था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KRTC के डिपो होते थे। सरकारी बसें, बहुत बड़ी बसेस थी कि जो चलती थी, वो न्यू कराची से चलती थी, पापोश में, कुरंगी में, तमाम लोग उन सरकारी बसों में सफर किया करते थे। उनकी मेंटेनेंस होती थी, इदारे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत उस महकमे को खत्म किया गया, उन बसों के डिपो खत्म किए गए। आप आज भी कुछ 5-7 हजार जो आम कोचेस हैं वही सड़कों पर आ जाएं तो अवाम का मसला हल हो जाए। तमाम की तमाम अगर हम देखें तो कराची के अंदर जो कोचेस चल रही हैं उनका बुरा हाल है, जो कि सुरजानी टाउन से लेकर टावर तक आते हैं। आप उस कोच में बैठ जाएं तो आप जब वहां उतरते हैं तो आधे घंटे तक तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हुआ क्या है। लोग छतों पर उसके ऊपर सफर करने के लिए होते हैं और उस पर ये कि हम सुन रहे हैं जी बसें आ रही हैं, तो बिल्कुल बसें आ रही हैं, उसका वेलकम करते हैं। मेरे ख्याल है इस साल के अख्ताम तक बसें आ जाएंगी और ये उम्मीद पूरी है। अब देखते हैं कि कितनी उम्मीदें जो पूरी होती हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुश्ताक महर ने कराची पुलिस की 11 ख़वातीन अफसर को तरक्की दे दी है और उनको इंस्पेक्टर के ओहदे पर जो है वो तरक्की दे दी है। एक बहुत अच्छी खबर है। और ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन हर शोबे में, चाहे वो खेलों के मैदान हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर्स हों। और वुमेन एम्पावरमेंट, तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वाकई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर औरतें हर शोबे में अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हैं। और इस हवाले से बात करते हैं कि पुलिस का शोबा, जहाँ पर हम देखते थे कि ख़वातीन जो है वो कम होती थी और होती भी थी तो बहुत ही लो पोस्ट पे। और अब कहा जा रहा है जिस तरह से मुश्ताक महर जो इंस्पेक्टर जनरल हैं उन्होंने तरक्की दी है। इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब क्या कहेंगे? इब्तदाई तौर पे तो पुलिस में बड़ी कम खवातीन होती थी, फिर उसके बाद CSP जो थे, ऑफिसर ग्रेड ASP लेवल पे कुछ खवातीन आई। उसके बाद अब ये है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको तरक्की की गई है। और बहुत अच्छी बात है कि पुलिस जैसे महकमे में जब खवातीन आती हैं तो उसके एक जो मिजाज में सख्ती है पुलिस के, वो उसके शगुफ्तगी के अंदर आती है। लोग जब खवातीन को देखते हैं कि वो अगर ट्रैफिक के अंदर आएंगी या दूसरे आएंगी तो वो एक उससे माहौल बड़ा बेहतर होता है। और जो पुलिस की जो सख्ती है यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा उससे कम होती है। तो बहुत अच्छा इकदाम है कि जो सब इंस्पेक्टर पुलिस थी, वुमेंस पुलिस थी, उनको जो इंस्पेक्टर के ओहदे पे तरक्की दी गई है। अब जब ये आगे जाएंगी तो इनके पीछे जो है वो और लोग भी ज़ाहिर बात आएंगे और ये एक इंस्पिरेशन भी बनती है सोसाइटी के अंदर ख़वातीन के लिए कि ऐसे प्रोफेशन में भी ख़वातीन आती हैं कि जहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो जराइम पेशा अफराद से भी निपटना पड़ता है और पब्लिक की सेफ्टी के लिए आप काम करते हैं। तो यकीनन ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस शोबे में आना चाहिए और उनके आगे तरक्की देकर IG साहब ने, एडिशनल IG मुश्ताक महर साहब ने बड़ा अच्छा एक काम किया है जिससे और मज़ीद रास्ते खुले। बिल्कुल एक खुशाइन बात है। और पुलिस में जब हम देखते हैं कि ख़वातीन भी हैं तो वो लोग ख़वातीन जो कि कभी हरासमेंट का शिकार होती हैं या किसी किस्म की ज़्यादती का, तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ थाने जाती हैं क्योंकि जब वो अपनी ख़वातीन को देखती हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है इस तरह के वाक़यात में। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इन सारे मौज़ूआत के हवाले से हमने आज डिटेल में बात की। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और वक्त हुआ है अब पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस का। जिस तरह से हमने कल खेला और जीत हमारे नाम हुई, हैट्रिक की। कल भारत और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भी मात दे दी। 5 विकेटों से अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी और 148 रन का जो हदफ था वो 19 ओवर्स में पूरा किया। और आसिफ अली की तो क्या बात है, जिस तरह से उन्होंने शानदार इनिंग खेली और 4 छक्के उन्होंने लगाए 1 ओवर में। 7 गेंदों पर 25 रन बनाना एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग आउट क्लास परफॉर्मेंस रही उनकी। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो इनकी इनिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी और उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया। और कल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद भी उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी टीम ने बड़ी ही मुनफरिद अंदाज में सेलिब्रेशंस भी की हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपका तारुफ भी, हम अपने मेहमान का तारुफ भी कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। सर, पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। जी फवाद साहब, आपकी तरफ आएंगे। कल का मैच जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का था, और बहुत ही अच्छा मैच था। दोनों टीमों की तरफ से एफर्ट डाली गई, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। और सर क्या कहेंगे, टॉस से शुरू करते हैं कि कल पाकिस्तान ने टॉस नहीं जीता, अफगानिस्तान ने जीता, लेकिन पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये कितना हक में गया पाकिस्तान के? देखिए, अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। उन्होंने ये जहन में रखा था कि जो भी हम टोटल करेंगे हमारी बॉलिंग ऐसी है कि जो सामने वाली टीम को या पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। सो ये जहन में रखते हुए खेले, वो बड़ा एक अच्छा टोटल किया। थोड़ी सी मेरे ख्याल से रन्स जो थे वो 10-20 रन्स जो थे वो ज्यादा हो गए। जिस तरह से हमने रोका हुआ था, 6 आउट कर लिए थे 70-80 रन्स पे। सो उसके बाद इतना टोटल चाहिए था, तो 10 से 20 रन ज्यादा हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छा मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने जो अपनी जीत जो चलता चला आ रहा था उसको बरकरार रखा और एक और अच्छा मैच जीता। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और सर, आसिफ अली की जो जाहिराना जो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी लास्ट की, हमने देखा कि 19 ओवर्स में ही पाकिस्तान मैच जीत गया। और उन्होंने ये कहा भी था कि अगर एक ओवर में, लास्ट ओवर में 25 रन बनाने भी पड़े तो बना लेंगे। उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बहुत हाई था। और जिस तरह उन्होंने 4 छक्के एक ओवर में लगाए, वो तो मतलब बिल्कुल ही धुआंधार बैटिंग, और पूरी कौम के उन्होंने दिल जीत लिए। देखिए, नो डाउट अबाउट इट। आप जिस तरह से फिनिश कर रहे हैं आसिफ, सबसे अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ, जो भी रोल्स जिसको दिए हुए हैं वो पूरा कर रहे हैं। ज्यादातर 1-2 प्लेयर्स हैं जिन्हें फॉर्म में आना अभी बाकी है सही मायनों में। लेकिन आप देखिए, जब जैसी जरूरत थी और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि उन्होंने वो सिंगल भी नहीं लिया, कि उन्हें पर यकीन था कि मैं ये स्कोर पूरा कर लूंगा। अच्छा, वीक अफगानिस्तान का था। पाकिस्तान ने बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ा अच्छा खेला, जिस तरह से राशिद, मुजीब वो खेले, फिर नईम अपना उसको खेले, और उसके बाद नबी को टारगेट किया फखर ने। सो बड़ी प्लानिंग के साथ रहे और बहुत ही नजर आ रहा था कि प्रोफेशनली खेल रहे हैं। और आखिर में मुझे अंदाजा था कि 24 रन अगर 2 ओवर में रह गए तो जिस किस्म की बॉलिंग है पाकिस्तान बना लेगा। उसके बाद हसन भी थे, लेकिन आसिफ ने तो बहुत ही शानदार तरीके से जीता। 4 छक्के एक ही ओवर मार देना कोई आसान नहीं होती। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर बैटिंग का, आसिफ अली ने तो नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं बैटिंग में आपको लगता है कि थोड़ा पाकिस्तान को और कंसर्न शो करना चाहिए? क्योंकि लास्ट जो ओवर उन्होंने एक खेला और पाकिस्तान जीत गया, 4 छक्के लगाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर मैच में इस तरह परफॉर्म करे। और हमें पहले से ही थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि एक वक्त लग रहा था कि हमारा मैच हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो कुछ फ्लॉज थे बैटिंग में जो आपको नज़र आया? मोहम्मद हफीज़ के हवाले से स्पेशली कहा जाए तो वो इतने फॉर्म में नज़र नहीं आए हमें जितने अच्छे वो प्लेयर हैं। देखिए, ऑब्वियसली आपके सारे के सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हर मैच में। हफीज एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वापस आ रहे हैं, और उनको अब मेरे ख्याल से आने वाले 2 मैचेस में कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उनको भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और अब सेमीफाइनल की तैयारी की जाए, और ये 2 मैचेस जो है इनको भी चैलेंज के तौर पर लिया जाए। एक आप अपने आप को चैलेंज दे रहे होते हैं, उसमें होता ये है कि आप ये टारगेट सेट करते हैं कि जी अगर हम पहले बारी कर रहे हैं तो हम 200 रन करें और दूसरी टीम को 100 रन के अंदर आउट करें। तो ये 2 मैचेस बहुत आसान है, लेकिन इनको भी टफ बनाना चाहिए और सेमीफाइनल की तैयारी पूरी करनी चाहिए कि चैलेंज अपने आप को करें मुश्किल से मुश्किल।
हाँ, थोड़ा मेरे ख़्याल है और इसको टारगेट अपना बड़ा रखें, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जब हमने इंडिया के जो हमारा हदफ था वो 152 का था, फिर न्यूजीलैंड पे 135 और अब 148। तो अगर कोई बड़ा स्कोर हमें मिलता है जैसे कि 170 या 180, तो उस टारगेट को हम अचीव कर पाएँ, ये कुछ जहन में रखकर स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तैयारी यही रखें और अपने लिए जब ये आसान मैचेस आते हैं ना, तो हम अगर अपने टीम के टारगेट्स मुश्किल करते हैं तो बेसिकली तैयारी हो जाती है। बिकॉज अब ये तो तय है कि सेमीफाइनल में आप खेलने जा रहे हैं, आप टॉप टीम है, या ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। इंग्लैंड का मैच आज डिसाइड होगा, काफी हद तक ग्रुप में अंदाजा हो जाएगा कि टीमें कौन सी आने वाली हैं। तो इस तरह से आप तैयार ताकि आपको सेमीफाइनल में कोई मुश्किलात ना हो। सही। और हसन अली की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सर क्या कहेंगे, उनको क्या चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ये तीसरा मैच था, वो इस तरह परफॉर्म नहीं हमें करते हुए नज़र आए जितने अच्छे वो प्लेयर हैं। देखिए जी, ऑफ कलर लग रहे हैं, अपनी फॉर्म में नहीं है, उन्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आने वाले 2 मैचेस उनको खिलाए जाएं, उनसे बात की जाए, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो बड़े मैच का है, तो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और उम्मीद यही है कि वो जिस वक्त और जो नॉकआउट स्टेज है, जो यानी कि सेमीफाइनल, उससे पहले फॉर्म में आ जाएंगे। हसन और हफीज ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो उस तरह से फॉर्म में नहीं है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाए आने वाले 2 मैचेस में और उन्हें तैयार किया जाए सेमीफाइनल के लिए। बिकॉज हफीज की भी बॉलिंग की भी जरूरत पड़ेगी सेमीफाइनल में, हसन की भी पड़ेगी और बैटिंग की भी हफीज की जरूरत पड़ेगी। तो इन 2 प्लेयर्स को फॉर्म में लाना है। बाकी टीम ऑलमोस्ट सारी कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि ये भी फॉर्म में आ जाएंगे और टीम सेमीफाइनल में और बेहतर परफॉर्म। बात कर रहे थे हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के हवाले से। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी फवाद साहब, हम बातचीत कर रहे थे और मेरे ख्याल है हम बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं से जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ बात कर रहे थे, अब मेरे ख्याल से हमें आने वाले मैचेस की तैयारी करनी चाहिए और हमें अपना फोकस जो है उसको बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें जो ऐसी हुई जो मैं समझता हूँ कि अवॉइड करनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त जिस तरह से देखी जा रही है और उनको फॉलो किया जा रहा है, अगेंस्ट हम इंडिया जीते, हम न्यूजीलैंड जीते, सो मैं यही समझता हूँ और लड़कों को भी यही, मेरे ख्याल से आपको बड़ा हम्बल रहना चाहिए अपनी सेलिब्रेशंस के हवाले से और हर लिहाज से। कली ने जो काम किया वो आसान काम नहीं होता। आप थोड़ा आपके इमोशंस जो हैं उन पे काबू नहीं रखा जाता। शायद मीडिया वाले आ गए, उन्होंने ये सब कुछ करवाया, क्योंकि उनको तो इस तरह से नहीं था कि जी आप बैट लेके इस तरह से इशारे कर रहे हैं या आप जाके जो ये बात कर रहे हैं कि जी और कुछ मेरे लाइक या रिमेंबर द नेम आसिफ अली, बिकॉज ऑलरेडी बेन स्टोक्स कह चुके थे। सो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि अभी टाइम आएगा और बिल्कुल इस तरह से करना है। बात चीजें जो होती है ना, वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो आपको फोकस जो है आप उससे हट जाते हैं। सो अभी आपका मेन जो फोकस है वो है वर्ल्ड कप जीतना। सो अपनी सेलिब्रेशंस में भी और दूसरी बात ये कि आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरह से आप खामोशी से जीतते चले जा रहे हैं तो उसको कायम और दायम रखें। और फैंस जो हैं वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जिन चीजों को जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे पेश कर रहे होते हैं उन्हें करने दें, लेकिन एज अ टीम, एज अ क्रिकेट, आपने पाकिस्तान टीम ने बहुत ही हम्बल रहना है, बहुत ही आजिजी से पेश आना है। जब आपका फाइनल गोल और जो मेन मकसद है वर्ल्ड कप वो आप जीत जाए और उसके बाद आप जैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं करें, वो भी कोशिश ये करे कि ज्यादा कोई हर्ट ना हो। सो बड़ा हम्बल रहना है, बिकॉज होता ये है अपनी सेलिब्रेशंस भी करें और उसको करते हुए थोड़ा सा मोहतात भी रहें। एक जो आपका लेजेंड आप हैं पूरी कौम के लिए इस वक्त, तो उसको भी आप अपना जो ये एक क्या कहेंगे उसको बरकरार रखें।
अच्छा, अपना वकार। जी फवाद साहब, बैटिंग की हमने बात की, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है और जिस तरह पाकिस्तान ने कल परफॉर्म किया, उम्दा बॉलिंग कहेंगे, लेकिन 6 विकेटों तक हमने देखा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी बहुत अच्छी रही। जो 76 रन्स के बाद जो हमने देखा 3-4 ओवर जो लास्ट के थे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा रन्स भी पड़े, तो वहाँ पर कुछ फ्लॉज आपको लगते हैं कि बॉलिंग में थे? देखिए, ऑब्वियसली गलतियां थी, हसन से उस तरह से बॉल नहीं हुई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा अंडर प्रेशर था इन अ वे कि प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, अपने से छोटी टीम जो है, उससे भी आप जब खेल रहे होते हैं तो बड़ा आपको खौफ आ रहा होता है और खौफ में आपसे गलतियां होती हैं। सो ये एक जरूर था, और लेकिन उसके बाद अगर रन थोड़े से ज्यादा हो गए तो जिस तरह से बैटिंग ने आके परफॉर्म किया तो बॉलर्स को कवर कर लिया। तो ये एक टीम गेम है। समटाइम्स आपकी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही होती, कभी आपकी बैटिंग, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उससे ही टीम जाके जीतती है। ऑन द अदर हैंड आप जो एक हमारा वीक एरिया था कि हम चेस करने में हमेशा घबराहट का शिकार हो जाते थे और मैच हार जाते थे, तो उसमें भी बेहतरी आ रही है। तो आपकी टीम बेहतर से बेहतर होती जा रही है और अगर इसी तरह से खेलती रही तो उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जीतना चाहिए इंशाल्लाह। तो फवाद साहब, ये अब मुझे बताइए कि आगे हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में जो है बहुत हमारे चांसेस अब तो हो गए हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, और जब सेमीफाइनल में हम क्वालिफाई करते हैं तो और मज़ीद हमारी अच्छी टीमों के साथ मुकाबला होगा। तो अभी जो बैटिंग में हमारे फ्लॉज थे, जैसे मोहम्मद हफीज़ ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आप समझते हैं कि किसी और को मौका देना चाहिए, या हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए? नहीं, मौके की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 2 लड़के आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको इन कमजोर टीमों के अगेंस्ट भरपूर चांस दें, उनसे बात करें, उनको कॉन्फिडेंस दें ताकि वो सेमीफाइनल के लिए तैयार हो। अब हमारी तैयारी सिर्फ सेमीफाइनल के लिए, आपने 2 मैच, अब आपके 4 मैच तो बचे हैं। अगर आप 4 मैच जीत जाए आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और 2 मैच इनमें कमजोर हैं, सही मायनों में 2 आपने तगड़े मैच जीतने, तो आप अपने जहन को इस तरह तैयार करें, मैच टू मैच खेलने चाहिए, और जो आपके प्लेयर्स इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, अच्छी फॉर्म में नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस दे ताकि आगे चल के वो परफॉर्म करेंगे। एक्सपीरियंस है, अच्छे हैं, और दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी, सो दोनों को आप तैयार करें। और वैसे अगर प्लेयर को किसी को रेस्ट कराना है तो वो एक गलत बात है, किसी को भी रेस्ट करा सकते हैं। देखें, जो प्लेयर से बात करें, उसकी क्या मर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब, आपका आपने हमें वक्त दिया और पॉइंट जो है वो हमने हाईलाइट किए। उम्मीद है कि बल्कि हमारी पूरी दुआएं हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की कि आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान जीते, और इंशाल्लाह ये T20 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान आए। और जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से वो खेल रहा है, तो लगता तो इसी तरह है। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ मैचेस देखते रहेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे। मज़ीद बात करेंगे एक नए मौजू पर, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है कराची टैलेंट। और हम इस सेगमेंट में आपको मिलवाते हैं कराची के टैलेंटेड होनहार लोगों से जो कि अपने हुनर से, अपनी बेपना सलाहियतों से कराची का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ऐसे ही हम एक मेहमान से आपको मिलवाएंगे जिनका ताल्लुक़ जो है कराची के एक ऐसे इलाके से है जिसका नाम सुनते हुए भी एक वक्त था कि लोगों में खौफ तारी हो जाता था। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारे साथ एक होनहार और चेंज मेकर हमारे साथ मौजूद होंगी, और जो कि एक ऐसा काम कर रही हैं, और वो भी ऐसा एक तो बच्चों को पढ़ा रही हैं वो। और उन्होंने जब स्टार्ट किया 2013 से, तो बच्चों को फ्री तालीम देने का आगाज़ किया। ना सिर्फ फ्री तालीम दी बल्कि बच्चों के लिए कॉपियाँ, पेंसिल, जूते और दीगर सामान भी उनको मुहैया किया। माहिरा अब तक जो है वो डिप्लोमेट, प्रोफेशनल, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और इस तरह के जो समाजी कारकुन के तौर पर सामने आई हैं, और 10 साल से ये इन सारी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। तो आइए हम आप उनसे बातचीत करवाएंगे आपकी और मिलवाएंगे माहिरा मियान से आपको। जी अस्सलाम वालेकुम माहिरा। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी है माहिरा? बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी माहिरा, तो 2013 में आपने लियारी के मतलब कराची के एक ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ जब हम सुनते हैं, जिस तरह कराची के हालात रहे, लियारी में लोग जाने से भी कतराते थे, वहाँ पर आपने एक उम्मीद की और रोशनी की किरण बन के आप सामने आई और आपने बच्चों को फ्री तालीम देने का बेड़ा उठाया। और माशाल्लाह आप ना सिर्फ फ्री तालीम दे रही हैं बल्कि बच्चों को आपने जो उनकी एसेसरीज़ हैं, पेंसिल, कॉपीज़, जो चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड की। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, ख़याल कैसे आया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया, क्या इंस्पिरेशन थी? मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने अपने घर की छत पे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे हमेशा से बचपन से टीचर बनने का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। हमारे स्कूल में बाहर है ना एक लड़की थी जो आइस लॉलीज बेचा करती थी। अच्छा। और वो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो 2013 में मैंने एक फेस्टिवल अटेंड किया था जो कि पूरे पाकिस्तान का एक यूथ फेस्टिवल था, और उसमें मैंने देखा बहुत सारे नौजवान आके अपनी कहानियां बता रहे थे कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात दे रहे हैं जी। तो वहां से वापसी में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं। सो मैंने अपने वालिद से बात की, अपने टीचर से बात की, और फिर मैंने एक सर्वे किया जिसमें मुझे पता चला कि सिर्फ 17% लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। मैंने 2 यूसीज में सर्वे किया था जी। और उसके बाद हमने जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लियारी की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर वुमेन एंड बाय वुमेन है, जिसका नाम है वुमेन इज अ नेशन, उसका आगाज किया। और वहां पे हम बच्चों को फ्री तालीम देते हैं प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक की। सही। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी आप काम कर रही हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको तालीम के हवाले से और उनको एम्पावर करने के हवाले से आपकी क्या खिदमात है वो भी हमें बताइए। और जब आपने स्टार्ट किया तो कितने बच्चे उस वक्त थे और अब कितने ऐसे तालिब इल्म हैं जो कि मुस्तफ़ीद हो चुके हैं आपकी तालीम जो आपने पढ़ाया बच्चों को? जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक लड़की के साथ स्टार्ट किया था, और वो जो हमारा केस था वो इस तरीके से था कि वो बच्ची 17 साल की हो चुकी थी और वो 5th ग्रेड उसने पढ़ के जो है वो स्कूल छोड़ दिया था। और हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में ये रूल है कि 17 साल के बाद आपको 9 क्लास में एडमिशन नहीं मिलता। तो बहुत मुश्किल केस था, लेकिन जब हम उसको पब्लिक स्कूल लेके गए उसका दाखिला कराने के लिए तो उसको दाखिला नहीं मिल रहा था। और फिर हेड टीचर जो थी वहाँ की, उन्होंने हमें 6 मंथ्स दिए कि अगर आप 6 महीने में इसको तैयारी करा कर आती हैं तो हम इसको 7th ग्रेड में एडमिशन देंगे। 6 महीने तक मैं और मेरे साथ मेरी जो और 2 सहेलियां थी जिन्होंने हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी, हमने उस बच्ची को तालीम दी। और आफ्टर 6 मंथ्स जब हम उसको स्कूल लेके गए और उसका टेस्ट हुआ, तो एक टेस्ट होने के बाद उसका दूसरा टेस्ट हुआ। हम बहुत डर गए कि एक टेस्ट होना था और अब दूसरा भी हो रहा है। सो जब दूसरा टेस्ट हुआ तो 1 घंटे बाद हमें रिजल्ट पता चला कि वो बच्ची जो है वो ग्रेड 9 के लिए एलिजिबल है। अच्छा, जब वो ग्रेड 9 में गई तो जाहिर है उसने अपने मोहल्ले में जाके और सारी बच्चियों को बताया कि मैं इस तरीके से यहाँ पढ़ने जाती हूँ और ये मेरी टीचर्स हैं, ये मुझे पढ़ाती हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी बच्चियां आना शुरू हो गई और हमारे पास 80 के करीब लड़कियां आई। तब से 2013 से लेकर अब तक हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज की, जिसमें हमने वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी बच्चों को, को करिकुलम एक्टिविटीज भी कराई, स्पोर्ट्स के भी हमने कुछ इवेंट्स कराए। इस तरीके से तब से लेकर अब तक हम 7000 लड़कियों के साथ जो है वो काम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने उनको ट्रेनिंग्स दी, लोगों को इनवाइट किया, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे लड़कियों की आगाही जरूरी थी, उन पे हमने बात की। सही। अच्छा, तो माहिरा मुझे ये बताइए कि आपने अब तक 7000 आपने बताया कि जो आपका प्रोग्राम था उससे मुस्तफ़ीद हुई, तो अब जो आप अगर देखती हैं जो आपके इंस्टीट्यूट या जो आपका प्रोग्राम है उससे जो आपने ट्रेनिंग दी वो आज किसी अच्छी फील्ड में है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर पढ़ाई की फील्ड हो, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप उनको देखती हैं कि वो एक अच्छी जगह पर हैं? चूंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम उनको सिर्फ मैट्रिक तक की तालीम दे पाते हैं जी। क्योंकि हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है। हाँ। तो हमारे सारे वॉलंटियर टीचर्स होते हैं। अब जब मैं देखती हूँ हमारा जो पहला बैच गुजरा था जो 2013 का बैच था, उसमें से मेरी बच्चियां जो हैं अभी
ग्रेजुएशन कर रही हैं, कुछ इंटरमीडिएट में हैं, और वो जब मुझे अपनी कहानियां बताती हैं और वो जब तस्वीरें भेजती हैं, उनमें से 2 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर में फ्री बच्चों को तालीम देना शुरू कर दिया है। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात होती है कि जो हमने उनके साथ किया वो आगे वो वहां तक महदूद नहीं है, उसकी एक चेन बनी हुई है और वो लड़कियां जाके आगे और उसको फैला रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और मायरा, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर ये जज्बा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो जिन मुश्किलात का सामना करते हैं उनका दिल होता है कि वो आगे हम इसको जो है आगे पहुंचाएं और जो आगे आने वाली नस्ल है उसको इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आप जैसा कि आपने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने ये शुरू किया, तो घर वालों की सपोर्ट तो डेफिनेटली होगी। इसके अलावा कुछ सपोर्ट थी आपको किसी एनजीओ की तरफ से या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर हैं, किस तरह से आप इसको लेकर चलीं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब हमने स्टार्ट किया था तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, जब आप बहुत यंग होते हैं, बिकॉज मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो मैं खुद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो आप समझ सकती हैं मैं टीनेजर थी। और जब मैंने स्टार्ट किया तो आप पे लोग इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि मे बी ये कुछ दिनों के लिए है, बस 2-3 महीने पढ़ाएंगे बच्चों को, फिर घर बैठ जाएंगे। एंड इवन तो मुझे याद है कि हमने जब फेसबुक का पेज बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और हमने वहां पे लिखा कि हम इस तरीके से लड़कियों को पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, बस ये थोड़े दिन का जोश है और उसके बाद तुम घर बैठ जाओगी। सो सबसे ज्यादा मुझे जो सपोर्ट मिली है वो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिली है। और उसके बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी ने सपोर्ट किया है तो वो मेरे एक टीचर है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, सर अल्ताफ। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर जहां मैं पढ़ती थी वहां पे मुझे एक कमरा दिया और उस कमरे से मैंने विन का आगाज किया। और हमारे पास बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आए, किसी ने हमें किताबें डोनेट की, किसी ने हमें फर्नीचर लेके दिया, किसी ने क्या चीजें की। फिर हमने सीखा 2 से 3 साल और सारा एक्सपीरियंस लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हम बहुत एक अच्छी पोजीशन पे हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स हम लियारी के लिए और एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं जिसमें हम औरतों का एक स्पेसिफिक स्पेस बनाने वाले हैं जहाँ पे औरतें आके अपने दिल की बात कर सकती हैं, बैठ सकती हैं, चाय पी सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। सही। अच्छा माहिरा, अगर हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो बहुत ही हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कम है और ख़ास तौर पे बच्चियां जो हैं वो स्कूलों का रुख नहीं करती। तो आप माशाल्लाह आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डिप्लोमेट प्रोफेशनल भी हैं, तो आपने किसी फोरम पे इस हवाले से आवाज़ उठाई, ख़ास तौर पे लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। एक हमारे स्कूल्स जो हैं वो एलीट क्लास के लिए हैं, दूसरे फिर हमारे स्कूल्स जो हैं जो होते प्राइवेट स्कूल्स हैं बट एवरेज स्कूल्स हैं जहाँ पे मिनिमम फीस 1000 या 1200 रुपए होती है और उनकी क्वालिटी भी कोई इतनी खास बेहतर नहीं होती। दूसरा हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ स्कूल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वहाँ पे टीचर्स नहीं होते, बच्चों को मार मिल रही होती है और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास एक मदरसा सिस्टम आ जाता है। हमारे पास एजुकेशन में इतनी वेरिएशन है, इतनी मुख्तलिफ चीजें हैं। आपका मैट्रिक का बोर्ड अलग है, आपका AO लेवल्स अलग है। तो एक बंदा, एक जो बच्चा है, एक जो बच्ची है, वो क्वालिटी जो है वो एक स्टैंडर्ड की नहीं है। हर किसी की डिग्री जो है वो अलग है, तालीमी निज़ाम भी नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल एक जैसा नहीं है। सो इसके लिए हमने बहुत आवाज उठाई है, हमने सोशल मीडिया कैंपेन्स की हैं। मैंने अपने साथ, मेरे साथ और एक्टिविस्ट थे, उनके साथ मिलके मैं डिफरेंट बैनुल अक़वामी और कौमी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हिस्सा हूँ। और उसमें जब हम जाते हैं, जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें जरूर हम आवाज उठाते हैं और इस पे बात भी होती है। सही ठीक है मायरा मियान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और हम दुआ को इसी तरह काम करती रहें और इसी तरह तालीम बच्चों को देती रहें ताकि जो ये जो बच्चे हैं वो हमारे मुल्क के मेमार हैं, यही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। बात करेंगे कुछ सेहत से रिलेटेड और
कोरोना की अगर बात की जाए तो जब से कोरोना आया है, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ख़तरनाक है, और जब से ये आया है अगर किसी को भी बुखार हो जाए या नज़ला ज़ुकाम इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो फ़ौरी उसको डर लगता है कि खुदा न खास्ता हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो बुखार एक सिम्टम है जो कि दूसरी बीमारियों की भी अलामत है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं और कौन से सिम्टम्स हैं जो कोरोना को इन जो दूसरे वायरसेस हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी जो कि एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड, वेरी गुड। सिटी 21 मुबारक हो, बहुत अच्छे मौजू पे आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई एम गुड माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब, आपने हमें वक्त दिया। सर, जब से कोरोना का दौर आया है तो अब जिसको भी बुखार होता है या नज़ला खांसी तो वो डर जाता है। इवन आसपास जो लोग होते हैं वो भी देखने वाले कुछ शक की निगाहों से देखते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं है। तो किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो बाकी वायरसेस हैं जैसे कि डेंगू है या फिर मलेरिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक लाइटर मूड के ऊपर, एक लाइटर उसके ऊपर कि पहले जमाने में कहते थे अय्यूब खान का दौरा है, भुट्टो साहब का दौरा है, ज़ियाउल-हक का दौरा है जी। अब नए जमाने में कहते हैं कोरोना का दौरा आया है और डेंगू का आया है, और ये दौर मेरे ख्याल है हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह रहम करे। अस्तगफिरुल्लाह। वाकई में आप ठीक कह रही हैं जी, क्योंकि काफी बड़ी जी जिस तरह से वो लंदन का वो प्लेग का मशहूर है कि कितने लोग दुनिया से चले गए। हाँ। तो हमारे भी बहुत मोहब्बत वाले, बहुत साथ वाले लोग चले गए, बट इट्स अगेन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है, दुनिया की बेशुमार चीजों को इसने बदल दिया है। हम टॉपिक पे आते हैं। बहुत अहम सवाल है। एक माँ बाप के लिए, एक मरीज के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि आपके बच्चे को या आपको खुद को तेज बुखार हो रहा है तो प्लीज इस वक्त उसको, इस दौर में उसको लाइट ना लें। अपने डॉक्टर से फौरन मशवरा करें और जो ब्लड टेस्ट इम्पोर्टेंट है वो कराएं। जो क्लिनिकल चीजें इम्पोर्टेंट हैं, अगर हमारे गले में बहुत शदीद तकलीफ है और हमारी आवाज बदल गई है और साथ में जिस्म में दर्द भी बेशुमार हो रहा है, सो ये एक बड़ा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बुकिश पिक्चर है कोरोना की। हाँ। नजलियाती कैफियत, बुखार और गले में तकलीफ, ये कोरोना की है, और साथ में खांसी आना, सांस का फूलना। हाँ। अब हम बात करते हैं डेंगू की। जी। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। हाँ। हमारी किताबों में डेंगू के बारे में लिखा है बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डियां तोड़ देने वाला बुखार। शदीद जिस्म में दर्द। मरीज का मखसूस जुमला है कि मैंने जिंदगी में जिस्म में ऐसा दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया जी। मेरी हड्डियां टूट रही हैं डॉक्टर साहब। हाँ। और तेज बुखार आता है जो शुरू के 5 दिन सिर्फ उस वक्त उतरता है कि जब आप पैनाडोल या कोई दवा लें और फिर चढ़ जाता है। छठे दिन खास तौर पे 5वें से छठे दिन बुखार उतर जाता है, ऐसा उतर जाता है कि कभी बुखार ही नहीं था। और छठे दिन से प्लेटलेट कम होना शुरू होते हैं और आपके प्लेटलेट अल्लाह न करे इतने कम भी हो सकते हैं कि जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकलना शुरू हो सकता है जी। और अल्लाह न करे जिंदगी को खतरा हो सकता है। जहां हम लोगों को फिक्र करा रहे होते हैं, उनकी तवज्जो दिला रहे होते हैं बीमारियों के ऊपर, उनके सिम्टम्स के ऊपर, वहां हम उनमें ये भी एतमाद पैदा कर रहे होते हैं कि 100 में से 95, 98, 95, 98% पेशेंट्स को ये मसाइल नहीं होते। 3 से 5% मसाइल जिंदगी के खतरे वाले होते हैं जी। हर डेंगू का मतलब अल्लाह ना करे कोई खतरा नहीं है, हर कोरोना का मतलब खतरा नहीं है। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साकिब के बहुत ही कम परसेंटेज है ऐसी जो कि क्रिटिकल हो, ख़ासतौर पर डेंगू की बात करें और कोरोना की भी अगर आप ही वक्त पर इलाज कर लें। और ये भी मुझे बताइए कि मलेरिया की अगर बात की जाए तो मलेरिया की हम बात करते हैं तो मलेरिया और डेंगू और
कोरोना, ये ऐसे फीवर हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन टाइफाइड की अगर बात की जाए तो टाइफाइड जो इन्फेक्शन है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जिसका बैक्टीरिया जो है वो गंदे पानी या गंदे खाने में पाया जाता है। और अगर हम बाहर का खाना खाते हैं किसी ऐसी जगह से, ख़ास तौर पे जहाँ गंदगी ज़्यादा हो, खुला या फिर गले सड़े फल अगर खा लें, तो उसके बायस जो है ये टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे अंदर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से भी शदीद बुखार आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो मौसम के जितने भी बुखार हो, मौसम की जितनी भी बीमारियां हों, उनका बस यही है कि आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको किसी भी किस्म का सिम्टम आता है, बुखार, नज़ला, खांसी, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाइए, सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, ताकि डायग्नोसिस सही हो सके। जब डायग्नोसिस सही होते हैं तो ही ट्रीटमेंट सही हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त।